What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कई सारे लीडर के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। तो उन लीडर्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो लीडर महान है। इसलिए महान नहीं है क्योंकि उनके पास में बहुत सारी पावर थी, वो इसलिए महान है क्योंकि वो दूसरों को इंपावर करते थे। यानी कि ऐसा तबका सोसाइटी का जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसको भी बाहर निकाल कर लेकर आते थे। आप लोगों को पता है, जब हम लोग गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने जो कांग्रेस थी उसको मास के साथ में जोड़ा था। उस टाइम पर आजादी का जो मूवमेंट हमारी कंट्री में चल रहा था। तो लीडर का काम होता है दूसरों को इंपावर करना, यानी कि सबको अपने साथ में लेकर चलना। आज के में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो एक लीडर पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यानी कि सबको साथ में लेकर चलने वाला पर्सन ही एक लीडर बन सकता है। वही एक तरीके से आप लोग उसको बोलिएगा कि वो अपने आप में तो एक तरीके से पावरफुल है, वो दूसरों को भी पावरफुल बनाने की कोशिश करता है, तो वो एक रियलिटी में लीडर होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आगे चलकर जैसे आईएएस बनेंगे या फिर किसी भी पोस्ट पर आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोग एज ए लीडर की तरीके से बिहेव कर सकते हैं, ना कि बॉस की तरीके से। बॉस क्या होता है? दूसरों को बस ऑर्डर देता है। लीडर क्या होता है? उनके साथ में आगे मिलकर काम करता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो आप लोग क्या बनना पसंद करोगे, बॉस या फिर लीडर? तो वो आप लोग खुद डिसाइड कीजिए। आज का जो आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहां पर, ये है अराफुरा सी। तो जाकर इसको देखिएगा कहां पर ये एग्जैक्टली लोकेटेड है, फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये मैंने आप लोगों से कल मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन की फॉर्म में, इसका आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा। आप लोग तब तक इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। बात की जा रही है यहां पर सम ऑफ सी के बारे में। बोला जा रहा है सम ऑफ सी जो है यहां पर ये एक तरीके से जो प्रपोज नेम है पार्ट सदर्न ओशियन का, यानी कि सदर्न ओशियन का दूसरा नाम आप लोग सम ऑफ सी यहां पर बोल सकते हैं। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है जो सम ऑफ सी है, ये जो नाम यहां पर रखा गया है, तो अमेरिका के ओशियनोलॉजिस्ट थे, यानी कि जो ओशियन की स्टडी किया करते थे, और पोलर एक्सप्लोरर थे, यानी कि जो पोल जैसे पृथ्वी के नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं उनके बारे में स्टडी किया करते थे, जिनका नाम था मिखाइल समोव, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी थे जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, और ये एक अमेरिकन पर्सनैलिटी थे। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ वन एंड टू, डी में बोला गया नाइदर वन नो टू। तो सही आंसर क्या है, ये आप लोग को अटेम्प्ट करना है। और कल मैंने आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, तो आज आप लोगों के दो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे वीडियो के एंड में, ठीक है, जिनका आंसर मैं आप लोगों से दूंगा। दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कीजिए। कैरेबियन सी एक अमेरिकन मेडिटेरेनियन सी है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि ये जो बाउंड है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका से ईस्ट और साउथ नॉर्थ से यहां पर ये बाउंडेड है। एक साइड में अमेरिका आप लोगों को देखने को मिलेगा और दूसरी साइड में आप लोग यहां पर जो है बेसिकली सेंट्रल अमेरिका। कहां पर? ईस्ट और साउथ नॉर्थ में। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी बोला गया टू ओनली, सी बोला गया बोथ वन एंड टू, डी बोला गया नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो इसको भी आप लोग को अटेम्प्ट करना है। तो वीडियो के एंड में आप लोगों को इनके आंसर दूंगा, तब तक आप लोग इनको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं। कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं? काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक एक कर यहां पर नजर डालेंगे। ये वाला आर्टिकल जो साइड में है और इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल, ये दोनों जो आर्टिकल है यहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट जो अभी नए चुनकर आए हैं, जो बाइडन, उनके बारे में बात कर रहा है। किस तरीके से वर्ल्ड को वो देखेंगे और किस तरीके से इंडिया को देखेंगे, तो वो सारी बातें हैं। तो इसको मैं कंबाइन कर आप लोगों को एक ओवरव्यू दूंगा इन पर्टिकुलर आर्टिकल का। ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अभी निकल कर आया रिसेंटली, उसके बारे में बात की जा रही है अर्नब गोस्वामी के केस से रिलेटेड। केस तो अर्नब गोस्वामी का, पर लेकिन रियलिटी में क्या चल रहा है कोर्ट के अंदर वो बताने की कोशिश की गई है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। हमारी कंट्री में जो सिटीज हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि सिटीज ऐसी नहीं है कि वो किसी बीमारी के साथ में लड़ सके। तो सिटीज को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ताकि अगर कोई फ्यूचर में फिर से कोई महामारी आती है तो हम लोग उसको कैसे रोक पाएंगे। तो ये बातें यहां पर की जा रही है। ये बात की जा रही है मैक्सिमम गवर्नमेंट, यानी कि जैसे हमारी कंट्री में जब गवर्नमेंट चुनकर आई थी 2014 में, ये बोला गया था कि मिनिमम गवर्नमेंट रहेगी और मैक्सिमम गवर्नेंस रहेगी, नहीं कम लोग ज्यादा काम करेंगे। तो उसी को एक तरीके से एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कई सारे आप लोगों को जानने को मिलेंगे, तो इसके बारे में हम लोग नजर रखेंगे। इसी के साथ में यहां पर जो नीचे वाला आर्टिकल है, अभी रिसेंटली दो कंपनी है जो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है, तो अभी वो तीसरे फेज में चल रही है यहां पर ट्रायल का। तो उसके बारे में हम लोग नजर डालेंगे कौन कौन सी कंपनी है और क्या क्या, थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को यहां पर दूंगा। ये साइड वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई। नाम याद रखिएगा, इनका नाम था सौमित्रा चटर्जी। ये सौमित्रा चटर्जी जो थे, ये एक इंडियन फिल्म एक्टर, डायरेक्टर और प्ले राइटर और पोएट भी थे, जिनकी रिसेंटली अभी 15 नवंबर को इनकी डेथ हुई है। तो यहां कोलकाता के अंदर इनकी डेथ हुई है। तो कई बार यहां पर
इनको सत्यजीत जो रे हैं उनके साथ में भी कंपेयर किया जाता है, और यहां पर इनको इनके द्वारा एक तरीके से इनको बोला जाता है बेस्ट नोन फॉर कोलेबोरेशन विद डायरेक्टर सत्यजीत रे के साथ में इनके द्वारा काम भी किया गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, इनके काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये यहां पर समझाने की कोशिश की गई है। बाकी ये कार्टून है, ये कार्टून अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जानेंगे क्या क्या बातें हैं यहां पर कार्टून के अंदर आप लोग को एक्सप्लेन करना है बेसिकली। और ये जो डेटा पॉइंट है ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो वेजिटेबल के प्राइस हैं वो यहाँ पर रिसेंटली अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं किस तरीके से हमारी कंट्री में। तो ओनियन, पोटैटो, टोमेटो, तो इनके प्राइस जो है किस तरीके से यहाँ पर बढ़ रहे हैं उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीके होते हैं। अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बोलें कि पोटैटो यानी कि टमाटर के जो प्राइस आलू के जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, या फिर टमाटो के प्राइस जो बढ़ रहे हैं, तो इससे देखिए दो चीजें हैं। जो जनता है उनको महंगे देखने को मिलते हैं, पर लेकिन जो किसान है उनको फायदा देखने को मिलता है। पर एक और पॉइंट है यहाँ पर कि रियलिटी में किसानों को फायदा हो रहा है या फिर किसी बिचौलियों को फायदा हो रहा है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इसीलिए इंटरमीडिएटरी को बीच में से हटाने की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी लेक्चर की पीडीएफ और अगर नोटिफिकेशन भी आप लोगों को नहीं मिलता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और मेरे साथ ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, वीर तालियान के नाम से सर्च कर लीजिएगा अगर यहाँ पर कहीं पर भी आप लोग कनेक्ट रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीजें शेयर की जाती हैं। ओके, ये है आज का कार्टून। ये आप लोग देखिए यहाँ पर कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बेसिकली बताना है कि कार्टून में क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये रिसेंटली न्यूज में था यहाँ पर ये कार्टून, तो इसको 40 से 50 शब्द में आप लोगों को लिखकर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का टारगेट जो कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। आइए अब आर्टिकल की ओर चलते हैं। और हाँ, मैं कमेंट आप लोगों को पढ़ रहा था, काफी सारे कमेंट आप लोगों के द्वारा किए गए। सर अपना ध्यान रखिए। ध्यान रख रहा हूं यार, जितना हो सकता है उतना मैं ध्यान रख रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात कई सारे बच्चे के द्वारा बोला गया, सर फिर आपने झूठ क्यों बोला कि पेन काम नहीं कर रहा है। तो यार देखिए, उसका एक छोटा सा रीजन है। मुझे जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसका सॉल्यूशन अपने आप निकालने की कोशिश करता हूं। आप लोग एक छोटी सी 2 मिनट नहीं लगेंगे, जस्ट 1 मिनट लगेगा। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर था तो उस टाइम पर मैं काफी बीमार हुआ, तो मैं घर से काफी दूर था। तो इसलिए जब मैं बीमार होता हूं कभी भी, आज की बात नहीं है, पहले से ही है, कभी मुझे फीवर होता है, कोई और बीमारी होती है, तो मैं कभी भी अपने घर पे नहीं बताता था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था क्योंकि घर वाले ओनली उस टाइम पर परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास में डॉक्टर है, मैं डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ। मैं घर वालों ने मुझे पैसे दे रखे हैं जिससे मैं इलाज करा सकता हूँ, आराम से अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो सारी फैसिलिटी मेरे पास में है। अब घर वालों को बताना कि मैं इतना बीमार चल रहा हूँ, तो उस टाइम पर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, अपना काम छोड़कर तुम्हारे पास आएंगे, सारी चीजें, मतलब एक तरीके से उनकी लाइफ में काफी ज्यादा हलचल मच जाती है आपकी वजह से। पर लेकिन अगर वो वहां पर आएंगे तो भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। हाँ, थोड़ी देर के लिए मिलकर तसल्ली होगी उनके दिल को, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने उनको परेशान कर दिया। तो जब तक आप लोगों को लगता है कि बिना घर वालों को परेशान किए हुए आप लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकाल सकते हैं, तब तक उनको मत बताइए। बाद में उनको बता दीजिए जब प्रॉब्लम जो है वो कम हो गई है या फिर खत्म हो गई है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था। यानी कि इससे क्या होगा, इससे वो तो परेशान नहीं होंगे एक तरीके से, और उनको पता भी चल जाएगा कि हाँ ऐसा भी कुछ हुआ है। इससे आप लोग एक तरीके से आप लोगों का भी मन का सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मिल जाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें मैं मैक्सिमम टाइम फॉलो करता हूं जब मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं कि मैं खुद ही उनका सॉल्यूशन निकाल सकूं। इससे आप लोग अपनी प्रॉब्लम का अपने आप सॉल्यूशन निकालने में बिलीव करने लगते हैं। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि कंडीशन हाथ की काफी ज्यादा खराब लग रही थी उस टाइम पर। मुझे पता नहीं, मैंने कहा लेक्चर कैसे चलेगा आगे, तो उस टाइम पर मुझे लगा कि कुछ वैसा नॉर्मल सा एक बहाना बना दिया जाए जिससे कि आप लोगों को भी ज्यादा टेंशन ना हो। कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं, बड़े बड़े मेल लिख रखे हैं, मतलब हजार से भी ज्यादा मैसेज तो वीडियो के नीचे आए, और इससे भी ज्यादा जो है कई सारे मेल आ रहे हैं, फेसबुक पर दुनिया भर के मैसेज आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को इसलिए बताना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि चीजें ज्यादा लंबी खींचने वाली हैं, तो बताना तो पड़ेगा कि सर पेन क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो पेन यूज इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने जैसे पिक्चर आप लोगों को दिखाई थी, पूरा हाथ जो है उस पर वो जो पट्टियां बंधी हुई है, तो वहां पे पेन नहीं पकड़ पा रहा हूं। तो वो मैंने तब बताया जब मुझे लग रहा है कि अब कंडीशन जो है नॉर्मल हो सकती है आने वाले 4-5 दिनों के अंदर। ठीक है, तो इससे मैं आराम से अब काम कर पाऊंगा जल्दी ही, क्योंकि 4-5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आगे चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। तो इसीलिए ये चीजें आप लोग अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट कीजिए जब आप लोगों को लगता है कि फैमिली मेंबर को बताने से उनको प्रॉब्लम होगी, और जबकि आप लोगों को अभी फिलहाल उनकी कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है, बस उनको प्रॉब्लम होगी, आप लोग ये चीजें सुनकर खुद परेशान हो जाएंगे। तो बचिए उस चीज से, अपने आप चीजों को टैकल करने की कोशिश कीजिए। तो ये चीजें थोड़ा सा एक आप लोग बोल सकते हैं कि एक अपने ऊपर चीजों को लेकर चलने वाली बात होगी कि हाँ मैं इसका सोल्यूशन अपने हिसाब से निकाल लूंगा। हाँ, जरूरत पड़े तो जरूर बताइए, ये नहीं कि बीमार हुए पड़े बुरी तरह और घर पे कोई आप लोगों के पास में कोई नहीं है और फिर भी घर वालों को नहीं बता रहे, उस कंडीशन में नहीं बोल रहा हूं मैं ओनली उस कंडीशन में बोल रहा हूं जब आप लोगों को लगता है कि सब आपके पास में है, डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल में आप लोग सारी चीजें कर सकते हैं आराम से, घर वाले बस परेशान होंगे और कुछ नहीं होगा इससे फालतू, उस टाइम पर ये चीज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो इसलिए ये छोटा सा झूठ मैंने बोला था, बच्चे ने बोला सर आपने झूठ बोला हमसे तो झूठ अगर किसी को थोड़ी देर के लिए शांति दे और किसी को खुशी दे और किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, उससे किसी का नुकसान भी ना हो, तो ये झूठ अच्छे होते हैं, ठीक है, उन्हें कुछ दाग अच्छे होते हैं। तो चलिए आप आर्टिकल के ऊपर चलते हैं। तो ये कार्टून है, आप लोगों के सामने हुआ क्या था, जो यहाँ पर अर्णब गोस्वामी को यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनकी बेल के ऊपर सुनवाई की गई, जबकि इनसे पहले कई सारे बुजुर्ग, ये कार्टून हम लोगों ने देखा था, कई सारे ऐसे थे जो कि विकलांग लोग भी हैं, प्रेग्नेंट वुमेन भी है, और भी कई सारे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि इनसे पहले लाइन में लगे हुए हैं, जिनको इनसे पहले इनका केस सुना जाने की जरूरत थी। ये तो हष्टपुष्ट बंदा है, चिल्लाता है पूरे चैनल पर बैठकर, इसको थोड़ी ना कोई बीमारी हो रखी है, तो इसको सारे सबको छोड़ के इससे पहले सबसे पहले इसकी सुनवाई सुनना और सुप्रीम कोर्ट को अपना जो बेसिकली पैटर्न है उससे बाहर आकर काम करना, तो कितने हद तक ये वाजिब है। तो इसके ऊपर ये आर्टिकल यहां पर बेसिकली लिखा गया है। सबसे पहले तो यहां पर ये बात की गई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी ये डिसीजन लिया है ना, ये बिल्कुल आउट ऑफ द बुक जाकर डिसीजन लिया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले सकता था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी रिसेंटली यहां पर पर्सनल लिबर्टी को बात की गई कि पर्सनल लिबर्टी को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, तो यहां पर बोला गया कि वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है, इफ वी आर ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एंड डोंट वी यहां बोला गया कोर्ट एंड डू नॉट ले डाउन, एक तरीके से जो लॉ है उसको हम लोग एक तरीके से फॉलो नहीं कर पाएंगे और प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, ले डाउन द लॉ एंड द प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कौन करेगा, यानी कि अगर हम ही पर्सनल लिबर्टी को यहां पर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो कौन पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि आप लोग पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करिए, आप लोगों की ड्यूटी है, पर लेकिन ये पर्सनल लिबर्टी आखिर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही क्यों, बाकी जो हमारी कंट्री के सिटीजन है उनके लिए पर्सनल लिबर्टी वाला जो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट है ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो गई यहां पर। तो कोर्ट की जो एबिलिटी है, बेसिक ह्यूमन जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने की, एक तरीके से जो लोग हैं, जो एक तरीके से हम लोग डाउट करते थे ना कि कोर्ट ये काम नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट वो काम कर पाता है, यानी कि कर सकता है आराम से अगर करना चाहे तो। जो कोर्ट ने पीछे कुछ टाइम में जैसे बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री में चल रही थी, कोर्ट उसमें शांत रहा, तो कोर्ट उसमें चाहता तो कुछ ना कुछ कर सकता था, पर लेकिन कोर्ट उसमें शांत रहा। तो यहां पर कोर्ट कर सकता है पर शांत रहा, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है आखिर कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है कि वो एक तरीके से शांत रहता है और जहां पर उसको लगता है करना चाहिए बस वहीं पर ही ये इस तरीके के स्टेप उठाता है। तो कोर्ट कहीं ना कहीं एक तरीके से यहां पर इस तरीके से अपनी ही खुद की जो गरिमा है उसको घटा रहा है, यानी कि खुद का जो स्टैंड है तो वो यहां पर देखने को मिल रहा है। अर्णब गोस्वामी जो कि एक टीवी एंकर है यहां पर, वो यहां पर एक ही साथ में पिटीशन फाइल करी उन्होंने दो जगह, ठीक है, हाई कोर्ट में और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर हाई कोर्ट के द्वारा जो बेल थी वो देने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस जो बेसिकली जो सुनवाई थी उसमें इस तरीके से सुनी कि ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा पर्सन है धरती पर ही अकेला इकलौता पर्सन है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल फ्री है, यानी कि डे टू डे यहां पर चीजें चली, ओनली 7 डे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह केस निपटा दिया गया। तो ये यहां पर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि जो ऑलरेडी हाई कोर्ट यहां पर उसमें पिटीशन में ऑलरेडी रोक लगा चुका है, तो सबसे पहले तो यहां पर जब हाई कोर्ट रिफ्यूज कर चुका है ऑलरेडी यहां पर, ठीक है, और यहां पर एकदम इतने तरीके से यहां पर कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीजों को अपना सारा काम छोड़ के इसके ऊपर जो सुनवाई स्टार्ट की, तो ये कितने हद तक सही है। और इसके अलावा सेशन कोर्ट में बंदा गया ही नहीं, अगर नॉर्मल कोई सिटीजन होता पहले सेशन कोर्ट में जाता डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर वहां से चीजें नहीं हो पा रही तो हाई कोर्ट में जाता, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाता। ऑलरेडी ये एक कोर्ट को यहां पर एक तरीके से इग्नोर करके आगे आ चुके हैं और कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन भी दे रहे हैं और इसकी सुन भी रहे हैं, तो ये क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। तो ये यहां पर सोचने के लिए मजबूर करती है एक नॉर्मल सिटीजन को कि क्या रियलिटी में जो कोर्ट है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। तो जो एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट के पहले, जैसे कि यहां पर डिसीजन दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, रिफ्यूज कर दिया गोस्वामी को कि यहां पर हैबिस कॉर्पस के तहत उसकी पिटीशन जो है उसको बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो एक तरीके से नो बेल कैन बी ग्रांट इन द पिटीशन अंडर आर्टिकल 226, यानी कि एक तरीके से 226 आर्टिकल के तहत, ठीक है, तो उसको पहले लोअर कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अगर आर्टिकल 226 के बारे में बात करें तो वो ये बोलता है कि पहले आप लोग लोअर कोर्ट में आइए, अगर लोअर कोर्ट रिफ्यूज कर देगा तो ही आप लोग हायर कोर्ट में आइए। तो इसलिए हाई कोर्ट ने इनकी जो पिटीशन थी उसको सुनने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो लोअर कोर्ट में इंप्लीमेंट करके नहीं आए। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी इनके द्वारा सेम टाइम पर इंप्लीमेंट की गई चीजें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन को सुनते हुए इनको रिहाई दे दी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट में टुगेदर एक साथ मिलकर यहां पर कोई पर्सन गया है और इस तरीके से कोर्ट ने भी अपना डिसीजन दिया है यहां पर, जो कि सोचने के लिए मजबूर करा है ऑर्डिनरी सिटीजन को कि क्या वो ऐसा उनके साथ भी हो सकता है। तो उनके लिए तो बस एक ड्रीम है यहां पर ये कि 7 दिन में कोर्ट इस तरीके से सब काम छोड़कर एक पर्टिकुलर केस के पीछे लग जाए। तो नॉर्मल सिटीजन के लिए एक सपने के बराबर है
कि ऐसा हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, तो नॉर्मल सिटीजन को नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, और हो भी नहीं रहा है। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो आज के में पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बार बार कोर्ट ये बोलकर कि हमारे पास में टाइम नहीं है, उनको कभी आगे कभी उनको इस तरीके से कभी बाद में कर दिया, कभी 1 महीना 2 महीना 10 दिन 15 दिन, ऐसी चीजें चल रही हैं। तो इस तरीके से आखिर एवरी सिटीजन को इस तरीके से फायदा क्यों नहीं मिल रहा है जैसा अर्णब गोस्वामी को मिला? आखिर अर्णब गोस्वामी ऐसा क्या, कैसा, ऐसा कौन पर्सन है कि उसको सारी फैसिलिटी इतने अच्छे से आप लोगों ने प्रोवाइड करा दी? तो जुडिशियल सिस्टम जो है उसके ऊपर एक तरीके से कहीं ना कहीं लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए कि देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात तो है कि वो भलाई कर सकता है, कोर्ट ये सबको पता है। तो अगर किसी को क्वेश्चन मार्क है कि कोर्ट भलाई कर सकता है, तो लेस सस्पिशियस, ऐसे एक तरीके से आप लोगों को ज्यादा संदेह करने की जरूरत नहीं है, कोर्ट चाहे तो भलाई कर सकता है, ठीक है, आराम से, मोर एक तरीके से बेनिवलेंट, एक तरीके से बेनिवलेंस यानी कि भलाई के काम कर सकता है। पर लेकिन जो एग्जांपल कोर्ट ने अभी सेट किया है वो आगे आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, केस स्टडी बन गई टेक्स्ट बुक के अंदर भी, कि कोर्ट जो है कंट्री के अंदर किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। अगर आप लोग पावरफुल पर्सन है, ठीक है, और आप लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अच्छे रिलेशन है, तो आप लोगों के जो कोर्ट है वो भी आप लोगों के सामने कहीं ना कहीं झुकता हुआ नजर आएगा। पावर और इन्फ्लुएंस के सामने कंट्री में यहां पर किस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो ये काफी डिसअपॉइंटिंग है जिस तरीके से कोर्ट के द्वारा यहां पर एक तरीका डिसीजन दिया गया। ये एक तरीके से जो स्टेट है, अगर यहां पर जो पिटिशनर है अगर उसका स्टेट के साथ में अच्छा एग्रीमेंट है, जैसे कि अर्णब गोस्वामी जो है वो प्रेजेंट की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में दिन का चैनल है, उसके यहां पर जो चैनल है उसके जो ओनर है, तो 50-50% शेयर है यहां पर प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ में। तो इस तरीके से यहां पर आप लोग ये समझिए कि अगर ऐसी कोई पावर है आप लोगों के साथ में, पॉलिटिकल पावर है, या फिर आप लोगों के पास में दुनिया भर का पैसा है, तो ही आप लोगों के साथ में ऐसा एक चमत्कार हो सकता है, वरना नॉर्मल सिटीजन के साथ में ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता है। कोर्ट के द्वारा बोला गया कि इन्होंने पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया है, तो ये कौन से आर्टिकल में प्रोटेक्ट कर रहे हैं? तो यहां पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 में यहां पर पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में बात आती है। हमारे संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 है, उसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आर्टिकल उसमें लिखे हुए, तो उसमें यहां पर प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पर्सनल लिबर्टी है, ये अर्णब गोस्वामी की पर्सनल लिबर्टी को, दूसरों की पर्सनल लिबर्टी को इग्नोर की जा रही है। जो और भी लोग यहां पर लाइन में खड़े हुए हैं, इनकी पर्सनल लिबर्टी के बारे में क्यों बात नहीं की जा रही है? इसी के साथ में अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है यहां पर, वो आर्टिकल 21 जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान में, ये बातें बोली गई हैं। तो इसको कई बार तो कोर्ट के द्वारा यहां पर यह भी बोला गया कि हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट है यहां पर आर्टिकल 21। इस क्यों बोला गया ऐसा? ऐसे इसलिए बोला गया कि राइट टू लाइफ के, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर राइट टू लाइफ के बारे में यहां पर बात की जा रही है तो इसका मतलब ये हो गया, आज के में जैसे मैं एक पर्सन हूं, मैं जीवित हूं तभी तो मेरे राइट होंगे। अगर मैं धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं तो फिर मेरे राइट कहां से हो जाएंगे? तो जिंदा रहना इंसान का जरूरी है। इस तरीके के राइट अगर आप लोगों को चाहिए तो हार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट इसलिए बोला गया कि आप लोग जिंदा रहेंगे तभी तो आगे राइट होंगे। अगर जान है तो ही जहान है, अगर जान ही नहीं तो फिर कैसा जहान? फिर तो कहानी खत्म हो गई। फिर तो कहानियों में पढ़ा जाता है कि ऐसा कोई पर्सन हुआ करता था, तो उसके राइट थोड़ी ना फिर कोई राइट रह गए। तो ये इसीलिए जिंदा इंसान पहले जरूरी है, उसके बाद में सारे राइट स्टार्ट होते हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको हार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन किया है। तो आर्टिकल जो 21 है यहां पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर बात करें राइट टू लाइफ और लिबर्टी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर जो चीज है आप लोग अगर देखिए ये एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सारी चेंज की जा रही है। यहां पर राइट टू लाइफ ऐसा नहीं है कि आर्टिकल बस इसी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, यहां पर बात की जा रही है यूनिक कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 1993 का केस है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे इंटरप्रिटेशन यहां पर दिए गए हैं। राइट टू प्राइवेसी केस, पुट्टास्वामी केस आप लोगों ने सुना है, कई बार आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन भी बन चुका है पास में। हमारी कंट्री में 2017 में एक केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसको बोलते हैं के.एस. पुट्टास्वामी केस। के.एस. पुट्टास्वामी केस के द्वारा यह बोला गया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू शेल्टर, आप लोगों को शेल्टर यानी कि रहने की जगह मिलनी चाहिए। अगर सिटीजन आप लोग कंट्री के हैं तो ये आप लोग यहां पर एक तरीके से इंप्लीमेंट होनी चाहिए आप लोगों के लिए। इसी के साथ में काफी इंपॉर्टेंट है, बात की जा रही है हैंड कफिंग के बारे में। अगर कोई गुनाह किसी पर्सन के द्वारा कर दिया गया है, किया नहीं गया, अभी संदेह है उसके ऊपर, यानी कि मान लीजिए गलती से, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, गलती से मेरे सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो या कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन बन गई, तो यहां पर अगर कोई ऐसा कुछ हो चुका है तो वहां पर मुझे पकड़ के ले गए हाथों में हथकड़ी पहनाकर। तो उस टाइम पर अगर मेरे हाथों में हथकड़ी पहनाई और पता चला बाद में वो एक्सीडेंट मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है, तो उस टाइम पर एक तरीके से गुनाहगार तो मुझे मान लेगा ना, हथकड़ी पहना दी। तो इसलिए यहां पर राइट है कि आप लोगों को हथकड़ी न पहनाई जाए जब तक कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक तरीके से गुनाहगार साबित नहीं हो जाता है। तो आप लोगों को हथकड़ी पहनाने से रोका जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ में
में कस्टोडियल डेथ देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर देखिए, जो यहां पर पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर के बारे में बात करते हैं, ये भी आर्टिकल 21 के तहत आता है। हमारी कंट्री में एनजीटी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो वो भी इसी आर्टिकल के तहत यहां पर कवर किया जाता है। यानी कि हमको एक हक है, हम जिंदा हैं तो हमको एक ऐसा हवा, ऐसा पानी चाहिए जो कि पोल्यूटेड न हो, तो ये भी यहीं से ही निकल कर आता है। इसे राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं बच्चों के लिए। आप लोगों ने सुना होगा 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को शायद ये भी याद होगा, मैंने एक मूवी शेयर की थी टेलीग्राम के ऊपर, जो एक लड़की रहती है, वो पहले आर्मी में रहती है, फिर आर्मी को छोड़कर वो एक स्कूल टीचर बन जाती है, टीचर नहीं प्रिंसिपल बन जाती है। तो वहां पर उसमें एक छोटा सा सीन है उस मूवी के अंदर कि जो बच्चों को वहां पर पुलिस वाले जो है पकड़ पकड़ लेकर आ रहे हैं कि स्कूल में चलना है, और उनके माँ बाप को बोल रहे हैं अगर स्कूल में नहीं भेजा तो आपको पकड़ कर ले जाएंगे। यानी कि स्कूल में टीचर्स के, यानी कि कॉलेज स्कूल के हाथ में ये एक तरीके से ये एक राइट है, एक तरीके से पावर है कि अगर किसी के माँ बाप जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे तो उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का हक है, वहां पर बच्चों का राइट है, जो कि एज ए फंडामेंटल राइट के तरीके से प्रोवाइड कराया गया। ये भी आर्टिकल 21 के तहत ही हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए, ये बच्चों को फंडामेंटल राइट की जब हम लोग बात करते हैं कि हाँ इनका राइट है, इनका हक है एजुकेशन के बारे में, तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया था, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये सारी चीजें आर्टिकल 21 के तहत यहां पर कवर हो रही हैं, तो इनको आप लोग इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये पूरा केस था। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी आ गई होगी। तो बेसिकली यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है इस तरीके से उसको प्रिविलेज दिया जाता है, तो यहां पर और सारी जनता को भूला जाता है, तो ये सही तरीका नहीं है। ये क्वेश्चन मार्क लगाता है जुडिशरी के ऊपर भी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही है। और वही एक उदाहरण यहां पर सेट हो गया आने वाले समय के लिए भी, लोगों के लिए, ठीक है। तो यह यहां पर एक पर्टिकुलर जो आर्टिकल था, और यहां पर एक आर्टिकल नहीं है, इसमें लगभग आप लोग बोल सकते हैं कि पीछे के भी आर्टिकल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि आज वाले आर्टिकल में ये सारी चीजें नहीं थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है यहां पर, ये जो आप लोगों को सारे बताएं, ये आर्टिकल के अंदर मत ढूंढना कभी, फिर बोलोगे सर ने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। ओके, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आर्टिकल हम लोग देखेंगे। बोला जा रहा है कि जो एक न्यू अर्बन डेवलपमेंट पैराडाइम है वो फोकस करना चाहिए कटिंग डिजीज स्प्रेड, यानी कि एक तरीके से जो बीमारी जो स्प्रेड हो रही है अर्बन, यानी कि शहरी जो एरिया में आप लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि आगे कोई बीमारी आती है तो उसको कट डाउन कर सके, यानी कि बीमारी को रोक सके। तो ऐसा डेवलपमेंट बेसिकली आप लोगों को लेकर चलना है। तो ये बातें यहां पर समझाई गई है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, यानी कि डेवलपमेंट जो शहर का होना चाहिए, शहर का क्या गांव का भी, अगर कहीं का भी डेवलपमेंट आप लोगों को करना है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई बीमारी है तो बीमारी को कम करने का ये काम करे। तो यहां पर इसको बेसिकली आप लोगों को इसके ऊपर टिप्पणी करनी है, इसके ऊपर कमेंट करने हैं। आखिर ये आर्टिकल क्यों है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं एक बार, क्या क्या बातें यहां पर बोली जा रही है। अभी रिसेंटली कोविड-19 जो ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिला, तो हमारी कंट्री में जब ये कोविड-19 देखने को मिला, और खासकर शहर में जहां पर ये कोविड-19 सामने निकल कर आया, तो वहां पर यह माना जा रहा है कि इसकी वजह से लोगों के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा काफी ज्यादा, और कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से जो लोग हैं वो यहां पर खासकर शहर वाले एरिया में और ज्यादा यहां पर कहीं ना कहीं जल्दी यहां पर बीमार हुए। इसीलिए लोग जो है काफी सारे तो गांव में जाकर रहे, जैसे वहां पर बीमारी आप लोगों को आसपास देखने को नहीं मिले, पर लेकिन सिटी में यहां पर कई मोहल्ले जो थे उनको रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये चीजें देखने को मिली। तो इसके चलते हम लोगों को फोकस देना चाहिए कि कैसे यहां पर इसको कम कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बोला गया कि री इमेजिंग करना है हम लोग को अर्बन जो एरिया है हमारा, यानी कि प्लानिंग करनी है जो अर्बन डेवलपमेंट वाले एरिया में, सिटी और टाउन वाले एरिया में, तो हेल्दी और लिवेबल यहां पर होना चाहिए आफ्टर कोविड-19, यानी कि कोविड-19 के बाद जब सिचुएशन होगी तो ऐसा होना चाहिए कि लोग वहां पर रह सके, अच्छे से अपनी लाइफ को वहां पर लीड करके चल सके, वहां पर लोग अच्छे से रह सके, और एक तरीके से ये रियलिटी यहां पर होनी चाहिए, यानी कि हाँ रह रहे हैं अच्छे से और सही चीजें चल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि जो रोक सके जो वायरस का स्प्रेड है। अभी अगर हम लोग बात करें यहां पर जो फिलहाल के टाइम पर जो हम लोगों ने चीजें देखी, जो माइंडसेट था, जो प्रोसीजर था, जो प्रैक्टिस थी यहां पर सेफ अर्बन अगर लाइफ के बारे में हम लोग बात करें उसके ऊपर इंफोसिस दिया जा रहा है, ठीक है। पर लेकिन फिर भी इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसने काफी कुछ कम किया। ये गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि जिस तरीके से बीमारी बढ़ रही थी हम लोग उस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, यानी कि फर्स्ट 100 डेज अगर पेंडेमिक के बारे में बात करें तो टॉप जो 10 सिटीज हैं वर्ल्ड वाइड उसमें 15% केस थे, यानी कि ओनली 10 सिटी अगर वर्ल्ड में आप लोग लगा लें, वर्ल्ड में हजारों सिटी हैं, उसमें से अगर 10 सिटी आप लोग लगा लें पूरे वर्ल्ड में, वो 15% केस लिए बैठी थी, ओनली 10 सिटी, ठीक है। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि सिटी में कितने लार्ज स्केल पर जो पोल्यूशन, जो यहां पर ये जो कोविड-19 की बीमारी है फैली। डेटा के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जो यहां पर बेसिकली इंडियन पॉपुलेशन सिटी है, वहां पर भी काफी लार्ज स्केल पर जो थी ये बीमारी फैलती हुई नजर आई। पर लेकिन अगर बात करें, जैसे कि आप लोग देखिए यहां पर जो रैपिड ट्रांसमिशन देखने को मिला मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, चेन्नई के अंदर, जहां पर हॉट जोन डिक्लेयर कर दिया गया,
बेसिक आखिर ऐसी प्रॉब्लम क्यों देखने को मिली? क्योंकि एक तरीके से ये जो डिस्टेंस बनाने की बात की जा रही थी ना कि इतनी सोशल डिस्टेंस बना के रखनी है, वो डिस्टेंस यहां पर आप लोग नहीं रख पाए। पहली तो दिक्कत ये देखने को मिली। दूसरी दिक्कत यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर एक तरीके से जो खासकर इम्यूनिटी सिस्टम है लोगों का काफी कमजोर था, जिसकी वजह से यहां पर सिटीज में, क्योंकि एक तो काम ज्यादा रहता नहीं है, सारा मैक्सिमम किसी बिल्डिंग में रहता है तो लिफ्ट का यूज कर ले रहे हैं, ज्यादा बाहर जो एक तरीके से आउटडोर एक्सरसाइज भी नहीं हो रही है और खाना पीना भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। और यहां पर अगर बात करें, यह है धारावी। धारावी यहां पर महाराष्ट्र के अंदर एक स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी वाला रीजन है, और ये एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला रीजन यहां पर बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में बोला गया, बल्कि यहां तो वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट जो यहां पर स्लम जो एक तरीके से ज्यादा लोग यहां पर पाए जाते हैं। तो यहां पर ये बीमारी फैली, पर लेकिन फिर भी यहां पर कंट्रोल हो गई, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि जो कम्युनिटी यहां पर रह रही थी, इनकी बॉडी का जो बीमारी के साथ में लड़ने का जो क्षमता थी वो काफी अच्छी थी। इसकी वजह से यहां पर ये बीमारी जो है ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाई। हमारी कंट्री में जो लोग हैं ना, वो मेहनत करके खाकर कमाने वाले लोग हैं। आप लोगों ने देखा होगा, किसानों की बात कर लीजिए, मजदूरों की बात कर लीजिए, अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं वो भी सुबह को निकल जाते हैं, शाम तक अपना काम कर आते हैं, तब उनके घर में चूल्हा जलता है। तो इस तरीके की जो एक्टिविटी की जाती है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी बरकरार रहती है यहां से। तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उनको वहां पर बचाकर चला गया, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जरूरी है कि अब तो यहां पर इम्यूनिटी सिस्टम बनाकर चला गया, कोई फ्यूचर में अगर कोई खतरनाक बीमारी आए तो उसके साथ में हम लोग को संभलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, जो झुग्गी झोपड़ी में यहां पर ये लोग रहते हैं, इनको एक अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड आप लोग कराना है। क्योंकि अगर आप लोग किसी भी स्लम एरिया में आप लोग जाएंगे, कभी आप लोगों ने अगर जाकर देखा होगा, तो वहां पर रहने के लिए जगह नहीं रहती है, खाने पीने के लिए बिल्कुल पानी, अगर बारिश हो गई तो बुरी कंडीशन वहां पर हो जाती है, पूरी स्लम जो है वो डूब जाती है, तो बुरी बीमारी वहां पर फैलने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड कराओ, तभी सस्टेनेबल और हेल्दी सिटी आप लोग बना पाएंगे। वरना ऐसा रहता है कि एक साइड में सिटी है और दूसरी साइड में स्लम है, तो वहां पर एक साइड में तो आप लोग चकाचौंध वाला एरिया देखने को मिलेगा, दूसरी साइड में बिल्कुल बर्बाद, ऐसा लगेगा कि ये लोग यहां पर जानवरों की तरीके से कैसे छोड़ रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो दूसरी साइड में वो चीजें नजर आएगी। तो एक तरीके से ये चीजें आप लोगों को सुधारनी पड़ेगी। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर रेंटल हाउस के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, खासकर जो माइग्रेंट वर्कर आते हैं आज की डेट में। अगर मान लीजिए मैं अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में काम करने जाता हूं, ठीक है, और घर में मान लीजिए अपने पूरे परिवार को भी वहां पर लेकर जाता हूं, तो वहां पर रहते हैं, काम करते हैं, पूरा परिवार लेबर का काम करता है अगर, तो उस तरीके से आप लोग ये समझिए, अगर वहां पर मेरा एक तरीके से पूरे दिन में 100-150 रुपए मिलेंगे, उसमें रहना भी है, खाना भी है, सारे काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक अगर महंगा घर लेकर वहां पर रहा जाएगा तो वहां पर काम चलेगा ही नहीं। तो इसलिए कई बार ऐसे ही, कई बार क्या होता है कि रेलवे के ट्रैक पर या फिर सड़कों के आसपास में ऐसे ही जैसे तैसे रहने का जुगाड़ कर लेते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर इसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत फेस करते हैं। तो यहां पर आप लोगों को एक रेंट बेस ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि लो रेंट पर लोगों को रहने के लिए यहां पर घर मिल जाए। ऐसे ही जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनसे काफी अच्छी डिमांड की जाती है, छोटी छोटी सी कमरे रहते हैं और उनके 10-10 हजार रुपए मांगे जाते हैं। आप लोगों में से कई सारों ने एक्सपीरियंस फील किया होगा, मेरा तो काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा इस चीज में, मैंने काफी चीजें देखी हैं सारी, तो इसलिए मैं चीजें समझ पाता हूं, ठीक है। वो ये ना कि आप लोगों ने सुना होगा कि सामने वाले बंदे के साथ में अगर वो चीजें हुई है तो वो समझ पाता है कि हाँ ये चीजें क्या क्या हैं। तो ये चीजें सारी मैंने फेस की हैं, तो इसलिए मैं ये सारी चीजें जानता हूं कि क्या क्या कंडीशन यहाँ पर रहती है। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर लेस जो बेसिकली रेंट का कुछ ऐसा सिस्टम आप लोग करना चाहिए ताकि जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का वो यहाँ पर उनको रहने का सिस्टम मिल सके। अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर अगर देखकर चला जाए कि जैसे कि अगर सेंटर है वो अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना के चले, जिससे कि अच्छे हाउस बिल्डिंग करके चले, तो इसमें भी कई बार घपलेबाजी देखने को मिलती है। तो उससे थोड़ा ऊपर उठकर काम करें तो सिचुएशन सुधरती नजर आएगी। इसी के साथ में एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें या फिर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करें या वाटर क्वालिटी के बारे में बात करें, ये सारी चीजें काफी ज्यादा जरूरी है अगर किसी सिटी को आगे लेकर चलना है। हवा प्रदूषित रहेगी तो आधी जनता तो वैसे ही मर जाएगी बीमारी की वजह से। अगर सॉलिड वेस्ट आप लोगों ने देखा सिटी में, दिल्ली में भी अगर आप लोग आएंगे तो आसपास वाले एरिया में कई जगह बड़े बड़े पहाड़ मिल जाएंगे आप लोगों को देखने के लिए, जहां पर कूड़े के पर्वत बना दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि अगर हिली एरिया में जाना है तो आप लोग दिल्ली में भी हिली एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वाटर क्वालिटी के बारे में बात करें तो आप लोग मॉर्निंग के टाइम पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा पानी इतना गंदा तक आता है कि उसको एक तरीके से पीना या नहाना तो दूर की बात है, सूंघ भी नहीं पाओगे आप लोग। ऐसी गटर की उसमें से कई बार एक तरीके से आप लोगों उसमें से फील आएगी अगर आप लोग रियलिटी में किसी सिटी में ऐसे में रहते होंगे, कई बार ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो गंदा पानी आता है कई बार, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो लोग उसको पीकर वैसे ही बीमार होंगे। तो यहां पर कई सारे बच्चे ऐसे तो है नहीं कि सब अपने घर में आरओ लगवा लेंगे और वो सब चीजें पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को, वो सारी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो अमीर पर्सन है जिसके पास में पैसा है थोड़ा सा, वो तो ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकता है, पर लेकिन जो एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है उसके बारे में क्या किया जाए, तो उसके बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये सारी चीजें इनके ऊपर काम करना चाहिए, तभी जाकर चीजें यहां पर सुधरेंगी। वरना जिस तरीके से आप लोग देखते हैं
कई सारी बीमारी ऐसी हैं जो गंभीर संकट पास्ट में भी ला चुके हैं और फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट लगाई जा रही है कि ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। जैसे उदाहरण है आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है कोलेरा यानी कि हैजा के बारे में, प्लेग के बारे में, ग्लोबल फ्लू के बारे में, पेंडेमिक के बारे में। तो ये आज से नहीं है, पहले से आप लोगों को कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिल जाती है। तो इनको अगर कंट्रोल आप लोगों को करना है तो जैसे सीवरेज जो होते हैं उसमें आप लोगों को काम करना पड़ेगा, जैसे नदी जो नाले होते हैं खासकर उनको ढंग से करना पड़ेगा, वेस्ट हैंडलिंग को करना पड़ेगा, सोशल हाउसिंग होनी चाहिए और हेल्थ केयर होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर सिटी को आप लोग चाहते हैं कि इस सिटी रहे कि कोई भी बीमारी आए वहां पर एकदम तरीके से वो सबको कंट्रोल न करे। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आप लोग काम फुलफिल यहां पर करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जो है वो आज के डेट में एक चैलेंज है, लेकिन चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से भी लेकर चल सकते हैं और पॉलिटिकल विल दिखाएं तो इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। तो इसीलिए अगर सिटी आप लोगों को रखनी है कि एक अच्छी सिटी रखनी है, और यहां पर भी आप लोग आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट की बात कर सकते हैं। जब यहां पर आर्टिकल जब फॉर एयर पोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सिटीजन का भी फंडामेंटल राइट है कि वो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उनको गर्व होना चाहिए कि भारत के नागरिक हैं। पर लेकिन गवर्नमेंट को उनको गर्व कराने की वाली फीलिंग भी देनी चाहिए कि भैया उनको फैसिलिटी मिल रही है, वरना ऐसे ही भारत के नागरिक हैं उनको खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं जैसे जैसे बीमारी, उनको एक तरीके से इलाज नहीं हो रहा है बीमारी के टाइम पर। एक ये सारी कंडीशन है तो कौन बोलेगा कि हाँ यार अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी और पॉलिटिकल विल यहां पर दिखानी पड़ेगी। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। ओके, अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से आंसर दीजिएगा। कई सारे बच्चे इतना प्यारा आंसर लिख रहे हैं यार, आप लोग उनको देखिए कितने अच्छे से वो रेगुलर आंसर लिख रहे हैं। और आंसर दोनों जगह पोस्ट क्या कीजिए आप लोग, फेसबुक पर भी पोस्ट करना है जो ग्रुप है, और आप लोग टेलीग्राम पर जो ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं वहां पर भी पोस्ट करना है। लिंक सारे वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। वीडियो के नीचे जाते हैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो सारे लिंक आप लोग वहां पर मिल जाएंगे, जो भी सोशल मीडिया हैंडल, सारी प्लेलिस्ट, सारे जो आप लोग के काम की चीजें हैं वीडियो के नीचे, उनको जाकर आप लोग देखिए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में। देखिए गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, जब कोविड-19 चल रहा था तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए। ठीक है, कि किस तरीके से हमारी कंट्री में एक तरीके से जो सिचुएशन कंट्रोल करनी है, खासकर लोगों के पास में जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब देनी है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यह कि गवर्नमेंट के द्वारा माना गया कि अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि अब तक तो गवर्नमेंट यही नहीं मान रही थी कि लोगों के पास में व्यापार नहीं है, यानी कि एक तरीके से लोगों के पास में जॉब नहीं है। अब तक हमारी कंट्री में 45 साल में सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला वो यहां पर अभी हमारी कंट्री में देखने को मिला। और यहां पर गवर्नमेंट ने डेटा भी प्रस्तुत करने से मना कर दिया। बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा थे जो गवर्नमेंट ने नहीं प्रस्तुत किए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करें, उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। फार्मर कितने सुसाइड कर रहे हैं, उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था। इसी के साथ में और भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा थे जो गवर्नमेंट रोक कर चलेगी, ताकि जनता को इसके बारे में पता न चले कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, जब तक पता नहीं चलेगा, जब तक नंबर नहीं आएंगे सामने निकलकर, तो कैसे पता चलेगा ये सही हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो यहां पर उसी के बारे में बात की जा रही है। करंट क्राइसिस जो है हमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम फिर से सोचें किसके बारे में, अपनी कंट्री की हेल्थ के बारे में, अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में और क्लाइमेट की जो पॉलिसीज हैं उनके बारे में। तो तीन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, हेल्थ, इकोनॉमी और जो पॉलिसीज हैं क्लाइमेट को लेकर, क्योंकि अगर ये चीजें सुधरी रहेंगी तो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल रहेगी, वरना कंडीशन नॉर्मल नहीं रहने वाली है। तो इन चीजों के ऊपर फोकस देकर हम लोग को चलना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जॉब क्रिएशन के बारे में जो बात की गई, तो कम से कम फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वेरी हाई है। तो इसके चलते जो आज के डेट में अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना हाई है उसके बारे में, तो आज की डेट में आखिर क्या चीजें जो हैं जो चेंज हो सकती हैं, जो चेंज की जा रही हैं और जो चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसका जो कोर बिलीफ है वो मिनिमम गवर्नमेंट पर है, यानी कि कम से कम जो लोग हैं वो यहां पर काम करें और ज्यादा से ज्यादा काम निकल कर यहां पर आए। तो यहां पर जो कोर बिलीफ है मिनिमम गवर्नमेंट, जो टाई करता है यहां पर का एक तरीके से जो फिस्कल मेजर, यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री की अगर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो जॉब भी मिलेगी लोगों को। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जैसे मेरे पास में अगर बात करें तो पीपीटी मुझे एक हाथ से बनानी पड़ रही है। ठीक है, एक हाथ में चोट लगी है तो सारा काम एक हाथ से करना पड़ रहा है। तो ये जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ये आप लोग देखिए एक तरीके से कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर अगर पर्सन मेरे पास में एक दो पर्सन होता है, जैसे कि जो पीपीटी बना सके या फिर डिकोड कर सके, अपलोड कर सके, तो एक दो पर्सन अगर होता तो आसानी से सारे काम में कर सकता था आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए, जैसे आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर कोई ऐसा काम स्टार्ट करता है, अगर कोई छोटा सा भी कोई इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करता है तो कई सारे लोगों को वो जॉब दे सकता है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आने वाले टाइम में अगर हर एक पर्सन वो जॉब सीकर, यानी कि मैं जॉब नहीं मांग रहा हूं गवर्नमेंट से, मैं और बोल रहा हूं कि 2-3 बंदों को जॉब दे सकता हूं, तो इससे क्या होगा कि मैं जॉब गिवर बन गया। तो इस तरीके का माहौल अगर प्रोवाइड कराएं कंट्री के अंदर, खासकर अगर कोई नया नया बिजनेस स्टार्ट करें तो टैक्स का काफी अच्छा उसको छूट दी जाए, वो सारी चीजें, हालांकि गवर्नमेंट इस एरिया में काम कर रही है, पर लेकिन फिर भी आज की डेट में भी ऐसा माहौल हमारी कंट्री में नहीं बना है कि कोई भी पर्सन सोच सके कि उसको स्टार्टअप स्टार्ट करना है। बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्टिंग में ही मर जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस की जो कंडीशन होती है वो अप टू द मार्क नहीं मिल पाती है उनको, जैसे कि उनको मिलनी चाहिए। ठीक है,
एज कंपेयर टू अगर वो चाइना में काम करते हैं, जापान में काम करते हैं, यूएसए में काम करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, तो वहां पर आसान रहेगा, हमारी कंट्री में चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, अगर बात करें आगे यहां पर इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में कोविड-19 और हेल्थ क्राइसिस जो आप लोग देखने को मिलता है और इसी के साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस, दोनों यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। ठीक है, तो दोनों में कहीं ना कहीं अगर देखिए जो रिजल्ट है लॉकडाउन का, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट एक अलग ही देखने को मिला। हेल्थ क्राइसिस था, इंडिया जो है दोनों चीजें देखने को मिली, हेल्थ क्राइसिस भी और इकोनॉमिक क्राइसिस भी। अब इससे बाहर निकलने के लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं हमारी कंट्री में, तो कई सारे मेजर्स यहां पर लिए गए। आप लोगों ने देखा आत्मनिर्भर भारत अभियान पहला आया, दूसरा आया, तीसरा भी अब आ गया है। तो ये जो अभियान यहां पर लगाए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है यहां पर वो कह रही है कि लोगों को यहां पर एक तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से इन्वेस्टमेंट भी यहां पर करना है, लोगों को लोन लेना है, बिजनेस करना है, तो ये सारे काम यहां पर स्टार्ट करने हैं। पर लेकिन रियलिटी में अगर मेरे पास में अगर पैसा है, आप लोग ये समझिए अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है और आप लोगों के पास में पैसा है अच्छा खासा, तो आप लोग क्या वो काम नहीं करेंगे? तो वही काम यहां पर बोला गया है कि अगर जनता के हाथ में पैसा होता तो क्या वो अपना कुछ भी ऐसा इस तरीके से अगर उनको लगता है कुछ खरीदा जाए मार्केट से, कुछ जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर काम किया जाए, तो क्या वो नहीं करते? गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोगों तक पैसा पहुंचाने से तो गई, लोगों को लोन दे रही है। यानी कि जो लोग ऑलरेडी इधर उधर से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, ये और उनको लोन दे रही है और बोल रही है सस्ते भाव में हम तुमको लोन दे रहे हैं। यार सस्ते भाव में तो तब लोन लेगा ना जब उसको लगेगा कि हाँ यार कंडीशन जो है वो लोन चुका पाएगा, वरना वो लोन के चक्कर में वैसे ही दिमाग खराब रहता है। इंसान ने लोन ले लिया कि यार कैसे पटेगा यहां से लोन, तो एक तरीके से उसकी जिंदगी वैसे ही दर से बदतर हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो यहां पर शर्त रख रही है अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम लोग ऐसा करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत टाइम है। आप लोग ये शर्त उस टाइम पर रखिए जब नॉर्मल कंडीशन रहती है। ठीक है, तो यहां पर उस टाइम पर आप लोग ये शर्त रख सकते हैं, पर लेकिन अभी फिलहाल जब खुद ही यहां पर पर्सन झेल रहा है और आप लोग उसको ऐसे ऐसे ऑफर दे रहे हो कि आप लोग इस लेवल पर लोन ले लो जाकर और ये कर लो, तो जो मेजर्स यहां पर लिए गए हैं, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात की गई जो बिजनेस सेक्टर है उसके स्टार्ट करने की बात की गई। ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात की गई, हाउस होल्ड का कंजप्शन इंक्रीज करने की बात की गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, ये सारी चीजें जो बोली गई ये अप टू द मार्क काम नहीं कर पा रही है। कॉर्पोरेट की इन्वेस्टमेंट की बात की गई, जो लिमिटेड सेल और क्रेडिट के बारे में आप लोग यहां पर देखते हैं, या तो क्रेडिट उनको मिले एक तरीके से, तभी तो उनकी देखिए एक तरीके से दोनों चीजें होती हैं। डिमांड सप्लाई का बात मैंने आप लोग कई बार बताई है, अगर डिमांड मार्केट में चलेगी तो तभी यहां पर एक तरीके से सप्लाई आएगी, अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कहां से आएगी? तो पॉलिसी मेकर जो है उनको यहां से लेसन सीखना चाहिए और यहां पर समझना चाहिए कि पहले डिमांड कब होगी, जब जनता के हाथ में पैसा होगा। तो पहले उनके हाथ में इनकम तो दीजिए आप लोग, तो वो आप लोग काम कर नहीं रहे हैं, पहले उनके हाथ में जॉब दीजिए तभी तो वो कुछ खरीदेंगे। तो यहां पर सबसे पहले जरूरी है कि एक तरीके से पहले उनके हाथ में इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तब यहां पर चीजें काम करेंगे, तो तब जाकर उनके हाथ में चीजें वो चीजों को यूज करने स्टार्ट करेंगे। आप लोग उनको लोन के बारे में बात करें, लोन की लोअर इंटरेस्ट पर लोन दे देंगे, ये चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? अब तक हो जाती है, अगर होनी होती तो पिछले 6-7 महीने हो गए, अब तक नहीं चीजें पॉसिबल हो पाई। FRBM एक्ट के बारे में बात करें, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये बोथ सेंटर और स्टेट दोनों को फोकस कर इस पर चलना पड़ेगा। फिजिकल स्टिमुलस इनको करना पड़ेगा, एटलीस्ट 10 लाख करोड़ जो रुपए हैं यहां पर, अगर फाइनेंस की बोर्डरिंग के बारे में बात करते हैं, डेफिसिट के बारे में बात करते हैं हमारी कंट्री में, तो आज के दिन में आप लोग ये चीजें समझिए कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, राज्य को बोल रही है आप लोग उधार ले लीजिए, जनता को बोल रही है आप लोग लोन ले लीजिए, यानी कि अपने ऊपर कोई बर्डन नहीं ले रही है। हमने लोन लेना तो हमें को वो लोन वापस करना है। ठीक है, अगर राज्य गवर्नमेंट अगर कोई स्टेप उठा रही है तो उन्हीं को वो लोन लेना है। तो जनता को तो कम से कम जो चीजें जैसे कि साबुन हो गया, ऑयल हो गया, कुकिंग गैस हो गई, आने वाले 6 महीने के लिए तो कम से कम ये आप लोगों को इसेंशियल जो भी चीजें हैं जिससे वो जिंदा रहेंगे, वो चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए। उनके अकाउंट में आप लोग कैश ट्रांसफर करना चाहिए ताकि वो नॉर्मल लाइफ में आ सके। अर्बन इंप्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, गारंटी इंप्लॉयमेंट आप लोगों को देना चाहिए। आप लोगों को जो MGNREG जैसी स्कीम थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसी जो एक्ट थे, वो भी आप लोग ये काम नहीं कर पा रहे हैं आज के डेट में। तो आप लोग उन पर फोकस देने से तो गए और यहां पर जनता को ये बोल रहे हैं कि लोन ले लो और सुधर जाएंगी चीजें। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है इस तरीके से? हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करें तो हम लोग आज के में अगर बात करें, वी कैन स्पेंड ओवर जो आउट है, अगर हेल्थ क्राइसिस में स्पेंड करते हैं ढंग से तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें सुधरेंगी। अगर अच्छा हेल्थ सेक्टर हम लोग इंप्रूव करते हैं तो यहां पर लोगों को जॉब भी मिलेगी। ठीक है, पॉलिसी ढंग से लेकर आते हैं तो कई सारी चीजें सुधरती नजर आएगी। तो इस तरीके से जो इंश्योरेंस वाला जो रूट है वो फेल हो चुका है कि आप लोग इंश्योरेंस यहां पर अगर देखें, यूएसए के अंदर भी ये चीजें फेल हो चुकी हैं। अगर आज के में बीमारी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो इंडिया में कहां से आप लोग इनको इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं? आप लोग क्या करना चाहिए, ग्रीन डील के ऊपर फोकस देना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई साइड पे जो खासकर बात करें, इसी के साथ में अगर बात करें तो आप लोग यहां पर जो गवर्नमेंट है खासकर कार्बन टैक्स के ऊपर फोकस देना चाहिए। वो सेक्टर जो काफी लार्ज स्केल पर आज के में कार्बन एमिट कर रहे हैं, तो वहां पर टैक्स लगाइए, उससे आप लोग पैसा निकाल कर लेकर आइए, फिर उसको यूज कीजिए। यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। हेल्थ, इकोनॉमी और क्लाइमेट जो है सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी हेल्थ सुधार लेते हैं, पहले इकोनॉमी सुधार लेते हैं, बाद में क्लाइमेट सुधार लेंगे, पहले हेल्थ सुधार लेते हैं, बाद में इकोनॉमी सुधार लेंगे। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें पैरेलल में चलेंगी तभी सिचुएशन सुधार
सुधार पाएंगे। और इसमें जनता का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा जरूरी है, उनको भी आप लोग इग्नोर कर नहीं चल सकते हैं। तो ये भी पॉइंट जो है वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये है यहां पर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं, यहां पर जो बात करिए दो दवाइयों के बारे, दो कंपनी के बारे में बात करिए जो दवाई बना रही है। तो यहां पर दोनों कंपनी काफी अच्छे लेवल पर चल रही है। एक तो है फिजर करके कंपनी, ठीक है। तो यहां पर ये mRNA टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, ठीक है। तो यहां पर mRNA जो वैक्सीन है यहां पर इसको यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, कोई बाहर का कंपोनेंट यहां पर यूज नहीं करते हैं, बॉडी का ही इम्यून सिस्टम को एक तरीके से बूस्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये जो एक तो आसान है यहां पर, और इसके फेल होने के और नेगेटिव इंपैक्ट डालने के चांसेस काफी कम है। तो यानी कि जो दवाई बनाने का जो तरीका था उसका अपग्रेडेड वर्जन आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कोविड-19 के लिए अभी फेज 3 में ट्रायल चल रही है। यहां पर एक तो ये फिजर है और दूसरे यहां पर एक है, यहां पर ये है मोडरेना, ठीक है। मोडरेना यूएस बेस्ड कंपनी है, इसके द्वारा भी यहां पर ये काम किया जा रहा है। इसकी भी जो ट्रायल है वो 3rd फेज में पहुंच चुकी है। और मोडरेना तो बोल रही है कि 94.5% के करीब उनकी जो एफिकेसी देखने को मिल रही है कोविड-19 से प्रिवेंट करने में, यानी कि अच्छे लेवल पर यहां पर काम किया जा रहा है। और ये mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, दोनों ही जो यहां पर दवाइयां बना रही है, वैक्सीन बना रही है। तो फ्यूचर वैक्सीन बनाने के लिए भी यहां पर एक अच्छी अप्रोच रहेगी कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को यूज किया जा सकता है। पर लेकिन इंडिया को अगर ये सारी चीजें अच्छे लेवल पर लेकर चलनी है तो कोल्ड स्टोरेज जो चेन है वो इनको बनानी पड़ेगी, क्योंकि इनको रखने के लिए आप लोगों को लगभग -70 तक यहां पर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर यहां पर जो आप लोग इन दवाइयों को प्रॉपर वे में जनता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी फोकस देकर यहां पर चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बातें यहां पर समझाई गई है। तो दो कंपनी, एक यहां पर फिजर, ठीक है, दूसरी यहां पी साइलेंट है यहां पर, ठीक है, और दूसरी यहां पर यह मोडरेना, ठीक है। तो ये दवाइयां बना रही है और 3rd फेज में ट्रायल चल रहा है। 3rd फेज का मतलब यहां पर क्लिनिकल डेवलपमेंट की बात की जा रही है अब दवाई की। इसमें क्या करते हैं, इसमें जनता के ऊपर डायरेक्ट उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है दवाई का, और तब यहां पर इसको समझने की कोशिश की जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल है, यहां पर जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट यूएसए के बनकर अभी आएंगे, तो ये यहां पर पर्सनैलिटी जो है आप लोगों को यहां पर ये बताया जा रहा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कि इंडिया के लिए कैसे रहने वाले हैं और वर्ल्ड के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो ये आर्टिकल मैं पहले ही 2-3 बार आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, एक ओवरव्यू देता हूं पहले आप लोगों को। यहां पर जो बाइडेन साहब जो है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ये कि ये यूएसए के 46th प्रेसिडेंट बनकर आ रहे हैं, ठीक है। 46th है ना, 45th डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार, 46th तो है शायद, ठीक है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा इसको। अगर बात करें यहां पर जो बाइडेन साहब के बारे में, तो ये इंडिया के लिए कैसे रहने वाले हैं, तो ऑल ओवर अगर आप लोग देखेंगे तो अच्छे रहने वाले हैं। इंडिया के साथ में जो रिलेशन है वो अच्छे रहने वाले हैं। पर लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि जिनके ऊपर इनके द्वारा काफी एक क्रिटिकल अपना व्यू रखा गया। अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर और जो इनके द्वारा बात की गई फोन पर, तो आगे आने वाले टाइम में जैसे कि हम लोग आर्टिकल 370 के बारे में बात करें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे हैं, रिलीजन में हमारी कंट्री में टॉलरेंसी के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं। तो इसके चलते हमारी कंट्री की नेगेटिव इमेज है जो बाइडेन के सामने। पर लेकिन दूसरी साइड में अगर चलिए, आप लोग अगर इनको पता है कि आज की डेट में अगर चाइना को टैकल करना है तो इंडिया के साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के कंट्रोल में आ चुका है। तो इंडिया काफी इंपॉर्टेंट यहां पर इनके लिए। इसी के साथ में इंडिया जो एक काफी बड़ी मार्केट भी है, तो वो भी चीज आप लोग समझ सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे कई सारे मुद्दे ऐसे होने वाले हैं, जो खासकर क्वाड के बारे में बात कर लीजिए दोनों कंट्री, इसी के साथ में मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात कर लीजिए, 2+2 डायलॉग के बारे में बात कर लीजिए। ये सारी चीजें इंडिया और जो यूएसए है वो मिलकर अच्छे लेवल पर आगे चल सकता है। अब बराक ओबामा के साथ में मिलकर हम लोगों ने काम किया था उस टाइम पर, तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो ये भी उसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं, हालांकि कुछ चेंज के साथ में करेंगे तो हम लोगों को देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, ईरान के साथ में जो इनकी डील रहने वाली है, वो भी हमारे लिए काफी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लाएगी कि ईरान के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे रहें। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ये काम करने वाले हैं, पर लेकिन कुछ नेगेटिव है। तो दोनों के बीच में बैलेंस बनाने से पहले इनको कंट्री के अंदर भी बैलेंस बनाना पड़ेगा, खुद की कंट्री को कैसे लेकर चलने वाले हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो इंडिया और यूएसए के बीच में मैंने कई सारे आर्टिकल भी आप लोगों से डिस्कस किए थे। तो टोटल मिलाकर अगर बोला जाए तो इंडिया के लिए अच्छे ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये है यहां पर आर्टिकल। पहला जो क्वेश्चन था यहां पर, इसका आंसर क्या है आप लोग देख लीजिए, लोकेशन भी क्या है यहां पर, आंसर है ए और लोकेशन यहां पर ये हो गया यहां पर, ठीक है। तो ये यहां पर सोमोव सी, यहां पर रोज सी हो गया, तो यहां पर ये नीचे वाला अंटार्कटिका वाला पोर्शन हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है। तो मिखाइल सोमोव है यहां पर ये पर्सनैलिटी, जो कि यहां पर 1955 और इसी के साथ में 1957 में यहां पर इनके द्वारा इस पर्टिकुलर एरिया पर विजिट किया गया, तो इनके नाम पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहां पर कैरेबियन सी के बारे में आप लोगों से पूछा था, तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर ए है यहां पर इसका भी, ठीक है। तो समझिए इसको एक बार। लोकेशन कहां है पहले तो आप लोग ये देखिए, यहां पर ये हो गया कैरेबियन सी, ठीक है। यहां पर हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको। अपनी कंट्री के साथ में अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे तो यहां पर आप लोग ये है अपनी कंट्री, यहां पर इधर होगी प्यारी कंट्री, और यहां पर हो गया कैरेबियन सी। तो यहां से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। तो कई सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की। एक बार थोड़ा सा नजर यहाँ पर डाल लेते हैं। और अगर यहाँ तक आप लोग ये डिस्कशन आप लोग देखकर जाते हैं तो अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए। लेक्चर को लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करके आप लोग उसको शेयर भी नहीं करना है, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए डिसलाइक क्यों किया, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, और हाथ जो है वो ठीक हो रहा है, आराम आराम से चीजें जो है वो ठीक होती हैं। चीजें जो है ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाएगा, हाँ टाइम लगेगा। तो देखते हैं 3-4 दिन के अंदर अब चीजें नॉर्मल हो जाए, तो लगभग 10 दिन हो जाएंगे, तो यहाँ पर चीजें फिर नॉर्मल होती नजर आएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट करना है। इसके साथ में अर्णब गोस्वामी वाला केस देखा हम लोगों ने, उसके बारे में डिटेल में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर सिटीज को कैसे इंप्रूव करना है वो सारी चीज देखी। इसी के साथ में हम लोग कैसे अच्छे लेवल पर अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन सुधार सकते हैं वो बातें जानी। एक दवाई के बारे में हम लोगों ने समझा, और जो बाइडेन से रिलेटेड जो चीजें थी वो हम लोगों ने जानी कि क्या सोच रहे हैं। और 2 क्वेश्चन थे जिनके आंसर आप लोगों के द्वारा काफी अच्छे से अटेम्प्ट किए गए हैं। ठीक है, बाकी लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम में, वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। और मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर मेरे से रिलेटेड देखने को मिल जाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।